तो गाइस कैसे हो आप लोग। द सराउंडिंग द हेवंस के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 87 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा है कि कैसे यन फैन को वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल चुकी होती हैं, मतलब वो 5 डिवाइन टेरिटरी मिल चुकी होती है जिसको कि उसने अभी सीख लिया होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है इसी के साथ यन फैन और उसी ब्लैक डॉगी में फाइट शुरू हो चुकी होती है, जहाँ पे यन फैन ने उस पर पहले अटैक कर दिया होता है, जिसको देखकर वो ब्लैक डॉगी कहता है कि देखो इस वक्त तुमने पहली चाल चली है। तो यहाँ पे मुझे अब कहना मत, जिसे सुनकर ये फैन कहता है कि अगर मैं पहले अटैक नहीं करता तो तू कुत्ता मुझे फिर से काट लेता। जिसे सुनकर ये कुत्ता कहता कि तुम बच्चे कहीं कि तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और दोनों की फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिनके बैटल के कारण वहाँ मानो साथ तरफ धमाके ही हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो चट्टानों या फिर दो लोहों के बीच में यहाँ टकरार हो रही थी। जिसके सुन देखकर वो ब्लैक डॉग कहता है कि बच्चे चाहे कुछ भी कर लो, तुमने अपने डॉपलेस स्क्रॉल वेस्टर्न एम्प्रेस को पा लिया है, तो चलो मेरे ब्लैक टॉर्टवाइस को दे दो। तो इसे सुनकर वो यह फैन कहता है कि देखो मैं तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यहाँ तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ किया है? अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं तो तुम्हें उसे देने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपने गोल्डन पाल मूव को यूज करके उस पर अटैक कर देता है अपनी पूरी पावर से। लेकिन हमें ब्लैक डॉग को दिखाया जाता है जो कहता है कि तो तुम मुझसे सारा काम ऐसे ही फ्री में करवाना चाहते थे। जिसके बाद ये फैन को दिखाया जाता है जिसने कि अटैक तो कर दिया था, लेकिन ब्लैक डॉग पे इतना ज़्यादा खासा असर नहीं पड़ता। जिसे देखकर वो कहता है कि तुम कमीने कुत्ते कहीं के, आखिरकार तुम क्या खाकर बड़े हुए थे, यहाँ तक कि मेरी बैटल सेंस टेक्निक भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पा रही है। जिसको देखकर वो कुत्ता कहता है कि यहाँ पर तुमने अच्छा किया है, ये तो नॉन सीक्रेट्स में है। वही मैं सोचूं कि आखिर तुम्हारा अटैक मुझे इतना दर्द क्यों पहुंचा रहा है, ये तो मुझे मार ही दिया था। जिसके बाद वो भी उस पर अटैक करता है। यह फैन को उस कुत्ते ने डजन्स मतलब 12-13 मतलब बहुत बार काट भी लिए होते हैं और बैटल सेंस टेक्निक उसको मानो उसको फील ही नहीं, पेन नहीं फील नहीं करवा रही होती है। जिसको देखकर यन फैन कहता है कि तुम तो सच में कमीने निकले। जिसके बाद वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और चाह तब धमाके होने लगते। लेकिन तभी वहाँ पे एक टेरिफाइंग वेव निकलने लगती है, जो कि बारिश मतलब जैसे सुनामी की वेव होती है वैसे वहाँ वेव आने लगती है, जो कि सैक मतलब कुछ डजन्स ऑफ किलोमीटर्स बड़ी दूर से ही आ रही होती है और वो उनके तरफ ही आ रही होती है। और हमें पता चलता है कि असल में वो उसी सेलेस्टियल लेक तरफ से आ रही होती है। जिसको देखकर ये फैन और ब्लैक डॉग अपने फाइट को रोकते हैं और यहाँ पे जल्दी से भागने लगते हैं एग्जिट की तरफ, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर रहें तो वो भी उसके अंदर डूबकर मारे जा सकते हैं। और वो पावर सच में टेरिफाइंग होती है, जो कि बालों को छूकर आ रही होती है। जिसको देखकर वो कहते हैं कि आखिरकार सेलेस्टियल लेक्स में हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सेलेस्टियल लोग के लोग बाहर जा चुके थे, तो आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब दुम दबाकर भागने लगते हैं और वो सब उसी सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं जहाँ से वो लोग एंटर किए होते हैं। अल्दो देखा जाए तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है यन फैन भाग रहा होता है कि तभी वो ब्लैक डॉग उसके हाथों को काट लेता है और यहाँ पे उसको जाने ही नहीं दे रहा था। जिसको देखकर वो कहता है तुम यहाँ मजाक उड़ा रहे हो क्या। तो वो कुत्ता कहता है कि देखो मैं उड़ नहीं सकता हूँ, जबकि मैं कुएं के नीचे हूँ तो मैं ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथों को काटा। चलो अब मुझे भी अपने साथ ले जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही काटते रहूंगा। जिसके बाद सुनकर वो उसको भी ले लेता है और कहता है कि याद रखना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं तुमसे कभी मिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे कटवाना नहीं है तुम जैसे कुत्ते से। जिसके बाद वो सभी उसी रिवर को क्रॉस करते हुए एंशिएंट वर्ल्ड से बाहर निकलते हुए यन फैन आसमान की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद वो उसे ज़मीन पे पटक देता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो उसको छोड़कर जाने लगता है। जिसको देखकर वो कुत्ता कहता है गुस्से में कि बच्ची आखिरकार तुमने वेस्टर्न एम्प्रेस स्क्रिप्चर्स को ऑब्टेन कर लिया, तो आखिरकार तुमने मेरे हिस्से का वो टॉर्टवाइस क्यों नहीं लिया। यहाँ से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, अगर तुम भाग गए तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनकर ये फैन कहता है कि पहले तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंचो, मैं वहां पे तुमसे मिलूंगा। तो ये सुनकर वो कहता है कि बच्चे तुम अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकते, अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को सबको दे दूंगा और जी क्लैन और युंगहान होली लैंड को रिवॉर्ड मांगूंगा। तो ये सुनकर यन फैन अपनी स्पीड को स्लो करता है और कहता है कि ये कुत्ते से तो डील करना सच में थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ब्रैड तुम सच में यहाँ से भागना चाहते थे मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाकर। जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ब्लैक एम्पर देखो मुझे तुम में
सच में इतनी काबिल तारीफ है कि तुम मुझे धमका रहे हो, लेकिन तुमने ही ये सब किया है, तुमने ही पहले मुझे डिसीव किया था। जिसको सुनकर ब्लैक डॉग कहता है कि तुम गलत हो, चाहे कुछ भी हो, तुमने अपने हिस्से का चीज़ पा लिया है, तो चलो अपने वादे को पूरा करो। जिसको सुनकर ये फिर कहता है, सोचता है कि चलो मैं तुम्हें अभी के फिलहाल ब्लैक टॉर्टवाइज तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम डेमन एम्प्रेस स्क्रिप्चर्स को कहाँ से खोज सकते हो। इसको देखकर उसे थोड़ा शक होने लगता है और कहता है कि तुम फिर से मुझे तो नहीं यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हो। जिसे सुनकर यंग फ्रेंड कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं यहाँ पे चिंता मत करो, मैं डिसऑनेस्ट नहीं होने वाला। तो ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं डिसऑनेस्ट हूँ? नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम डिसऑनेस्ट हो। जिसके बाद ये फ्रेंड उससे पूछता है कि अगर यहाँ पे तुम्हें एंशिएंट स्क्रिप्चर और डेमन एम्पर चाहिए तो क्या तुम्हें वहाँ पे जाके उसके रेजिडेंस में रहना होगा? क्या तुम उसमें सक्सीड हो पाओगे? क्या तुम वहाँ पे एलाइट बनना होगा? तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ रहे हो हम। जिसके बाद वो कहता है कि देखा जाए तो वो ऐसा पैलेस तो है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ग्रेट इलाइट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन उनके हाथों में है ही नहीं, बल्कि किसी और के हाथों में है। जिसके बाद वो लार्ज डॉग ब्लैक कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना तुम मुझे यहाँ पे फिर से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा पर्सन हूँ, इतना बुरा भी हूँ? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, काला और वीक, मतलब ऐसे ही कह सकते हो वीक पर्सन। जिसको सुनकर ब्लैक डॉग कहता है कि तुम तो सच में अनरिलायबल हो। जिसके बाद यान फ्रेंड से क्वेश्चन पूछता है कि मुझे एक और चीज़ जानना है, क्या यहाँ पे जेड लेक के अंदर एक ही चीज़ से जाना जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे हमें पता चलता है कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर दो सोल्स मौजूद थे एक ही बॉडी में। यहाँ पे वो पूछता क्या तुम उन सोल को निकाल सकते हो? तो लास्ट डॉग बैक सस्पिशियस हो जाता है और कहता है कि बच्चे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई अच्छा काम नहीं करने वाले हो। जिसको सुनकर यान फ्रेंड कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसा बंदा लगता हूँ? तुमने ही तो ये सब किया है और तुम हमेशा से झूठे ही रहे हो। और चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें जरूर वो एंशिएंट स्क्रिप्चर मिलेगा। अब ये सुनकर वो कुत्ता कहता है कि देखो मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त तुम धोखा देने वाले हो। तो यान फिर उससे कहता है कि ये इसलिए क्योंकि तुमने बहुत ही बुरे काम कर लिए, तुम हमेशा दूसरों के खिलाफ स्कीम करते आ रहे हो, तो तुम भी अपने जैसा सबको समझते हो क्या? तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फिलहाल के लिए तो यहाँ बिलीव करता हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ कोई चक्कर मतलब स्कीम खेलने की सोची तो यहाँ पे मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम कहीं और जा भी नहीं सकते। जिसे सुनकर यान फैन कहता है ठीक है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में ही यान फैन अपने वेस्टर्न एम्प्रेस स्क्रिप्चर्स को कॉम्प्रीहेंड करने में लगा हुआ था। और वो जैसे जैसे उसको स्टडी कर रहा था उसे पता चलता है कि ये उतना ही प्रोफाउंड होता जा रहा है। अब जो पैलेस ऑफ डाउ होता है उसमें 5 ड्रैगन एक साथ घूम रही होती है। अब देखो वो लोग एक जगह पे जा रहे होते हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की होती है कि वहाँ पे क्या इलाइट बनकर जाना ये है, मतलब वहाँ पे इलाइट बनकर जाया जा सकता है। तो वहाँ पे वो आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे 5 ड्रैगन घूम रहे होते हैं। वहाँ की ऑरा होती है वो डेंस होती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये फिर ने सीक्रेट रियल्म ऑफ डाउ प्लेस के बारे में और भी अच्छे से समझा होता है। वो इसलिए क्योंकि उसने वेस्टर्न एम्प्रेस स्क्रिप्चर्स को कंप्लीटली ऑब्टेन कर लिया होता है, जिसमें से उसको महसूस हो रहा था कि इसमें से एंडलेस पावर ऑफ डाउ निकल रही थी। यहाँ पे हमें 5 ग्रेट डिवाइन प्रेयर्स के बारे में बताया जाता है जो कि उसी एंशिएंट टेम्पल्स के अंदर रिवॉल्व कर रही थी, जो कि बड़ी थी, लंबी थी, मैजेस्टिक थी और ब्लडी टाइप की थी। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे उसे मानो थोड़ा सा सॉफ्ट वॉइस सुनाई दे रही थी जो कि एंशिएंट सैक्रिफाइसेस की होती हैं, जो कि टाइम और स्पेस को क्रॉस होकर पास्ट से आकर अभी प्रेजेंट में सुनाई दे रही है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार ये कितना मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है, आखिरकार ऐसी साउंड और ह्यूमन बॉडी से कैसे आ सकती है। अब यहाँ पे येफिन जब सीक्रेट रियल्म ऑफ पैलेस ऑफ डाउ में एंटर किया था तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें उसको फील होती रही थी, मतलब यहाँ पे उसको आवाज़ें सुनाई देना। अब जैसा कि हमने कल्टिवेशन लेवल्स में देखा कि ऐसे कई सारे पावरफुल बीइंग थे जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड के थे, जो टाइम के साथ छेड़खानी कर सकते थे। वो पास्ट में भी जाकर अपने पास्ट को शायद बदल भी सकते होंगे और वहाँ पे उनके पास पावर थी, तो ऐसा होना यहाँ लाजमी होता है। जिसके बाद बताया जाता है कि जब उसके पास वेस्टर्न एम्प्रेस स्क्रिप्चर आ गई थी तब उसने एंशिएंट वेस्टर्न एम्प्रेस के फ्लॉलेस हार्ट के बारे में भी पता लगा लिया था। जिसके बाद उसकी जो पावर होती है वो बढ़ चुकी होती है।
वो आगे बढ़ने लगता है। अब यन फैन थोड़ा सा पजल भी था और उसे ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उसके पास एंशिएंट बुक्स थे जिसमें कि रिकॉर्ड थे कि पासिंग सेल्फ का भी जिक्र होता है, जहाँ पे वो अपने आप को प्रेजेंट में बॉन्ड कर सकता है, पास्ट में लिव कर सकता है, मतलब पास्ट में जिंदा रह सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें थी, मतलब पास्ट में कोई बॉन्ड होता है और प्रेजेंट में ना जिंदा होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम का लोचा है कि प्रेजेंट में आप बॉन्ड हुए हो और पास्ट में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो, मतलब यहाँ टाइम का सच में बहुत बड़ा झोल चोर चल रहा है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या सच में यही इमॉर्टल लाइफ होने वाली है। अब वो इन सब के बारे में समझने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, और उसे यहाँ पे विश्वास नहीं होता कि ये पास्ट लाइफ भी और प्रीवियस और पासिंग लाइफ भी ऐसी कोई चीज़ होती है। अब यहाँ पे समझ लो तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ही बताया गया होता है कि कोई पास्ट में जिंदा होता है तो कोई प्रेजेंट में जीता है, तो किसी के लिए पास्ट ही उसका फ्यूचर होता है तो किसी के लिए फ्यूचर ही उसका पास्ट होता है, मतलब घुमा फिरा कर ऐसा हो रहा था। और थ्योरी में यही सब लिखा हुआ था कि यहाँ पे दो इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड में इंटरेक्शन भी होता है। और प्रिसाइज में ये देखा जाए तो यहाँ पे डॉग और हेवनली डॉग के बीच में ट्रेसेस भी देखे जाए गए थे। अब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी बकवास लिखी गई होती हैं जो कि कंफ्यूजिंग होती, जो कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया कि यहाँ पे टाइम का लोचा है, प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट के बीच में चल रहा होता है। फिर से यहाँ पे वही फ्लॉलेस सूत्र ऑफ वेस्टर्न एम्पायर का बार बार जिक्र हो रहा होता है कि मतलब उसने इसको सीख लिया तो वो फ्लॉलेस बन चुका है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। जिसके बाद वो कहता है कि शायद यहाँ पे ऐसा होता है और ये इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाता है, शायद मुझे भी ऐसा कुछ चीज़ मिल सकता है। अब फिर इन सब के बारे में सोचने लगता है और वो भी इस रीजन तक जाना चाहता था। अब यहाँ पे उसको सी ऑफ इनकारनेशन के बारे में भी पता चलता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, पासिंग सेल्फ और डॉ सेल्फ, इन सब का क्या मतलब होता है। यान फैन को फीलिंग आता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ सीक्रेट प्लान्स चल रहे हैं जो कि उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, लेकिन वो इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसने अभी अपने फ्लॉलेस मेंटल कल्टीवेशन मेथड को ऑब्टेन कर लिया होता है, जिसको कि उसे अभी पूरी तरह से मास्टर करना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पे ओल्ड लैंड जो कि जेडपुर से टेंस ऑफ 1000 माइल्स दूर होता है और जिन एंसेंस माइल्स से जहाँ पे आधे महीने का टाइम लगता है उस एरिया को छोड़कर वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में यान फैन अभी भी वेस्टर्न एम्पायर के उस कंप्रीहेंड सूत्रा को कंप्रीहेंड कर रहा होता है। अल्दो उसकी लेवल तो इंक्रीज नहीं होती, मतलब ब्रेक थ्रू तो नहीं करता, लेकिन उसकी पावर, उसके स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। वो अपने ट्रू फ्लॉलेस मेंटल कल्टीवेशन को बढ़ा पाता है, उसकी डिवाइन पावर स्ट्रांग हो पाती है, उसकी जो एडवांटेज होती है वो भी बढ़ पाती है, उसकी ऑर्डिनरी मेंटल कल्टीवेशन ये सभी आगे बढ़ चुकी होती हैं। और यहाँ पे इसी के बारे में सोचता है, वो कहता है कि जो होली सन्स और होली डाउटर्स जो कि ग्रेट सेज ऑफ लैंड्स में होते हैं वो उसके लेवल्स तक आ चुके हैं, मैं अभी उन सब के क्लोजली पास आ चुका हूँ। अब यहाँ पे कई सारे जीनियसेस थे, वो यहाँ पे एक लौता ये फनी तो जीनियस नहीं क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है, तो क्या हुआ यहाँ पे और भी होली सन्स थे जैसे युओ गोंग के होली सन्स, वो भी अच्छे खासे जीनियस थे, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा बंदा था जिसने पियरलेस एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को कल्टीवेट किया था, जिसकी पावर, बैटल पावर्स बहुत ही टेरिफाइंग होती है। जब वो उससे लड़ा था जबकि उसकी सेम कल्टीवेशन लेवल्स थी तो वो भी इसमें सप्रेस हो चुका था, वो भी हैरान हो गया था कि इन सब के स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है। और इस आधे महीने में यान फैन ने उन सबको कंप्रीहेंड किया था, उसको नॉलेज को प्रैक्टिस भी किया होता है, और साथ में उसने के पास तो अपने फाइट करने के लिए वो काला कुत्ता भी होता है, मतलब वो कंप्रीहेंड करता, लगता कि पावर बढ़ गई तो कुत्ते पे अटैक करके अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। आखिरकार इससे अच्छा बेहतर स्पारिंग पार्टनर हो ही कौन सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी जो बैटल सेंट टेक्निक होती है वो भी बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद हमें काले कुत्ते को दिखाया जाता है जो कहता है कि नहीं, मुझे पेमेंट चाहिए, मैं हर एक दिन तुमसे फाइट करता रहता हूँ, तुम्हें पता भी है मेरी कितनी डिवाइन पावर कंज्यूम होती रहती है। तो यान फैन कहता है कि मैं यहाँ पे हर रोज तुम्हारे से काटा जाता हूँ और यहाँ पे फिर भी मैं तुम्हें पे करूँ, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो। तो ये सुनकर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बकवासी गंदी सी वो चमड़ी को काटना चाहता हूँ। यहाँ पे इन दिनों में तो तुमने अपनी पावर को बढ़ा लिया है और तुम आपस अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो सब बाहर निकलते हैं। यहाँ पे उससे कहता है कि तुम तो सच में बहुत
बहुत बड़े कुत्ते हो, सब लोग तुम्हें तो दूर से ही देख सकते, क्या तुम थोड़ा सा छोटा नहीं हो सकते पपी साइज का। तो ये सुनकर वो क्या था कि बच्चे तुम क्या क्या रहे हो, मतलब यहाँ पे देखो तो वो सभी अभी भी फाइट कर रहे होते। अब यान फ्रेंड्स की तरफ देख कर क्या आता है कि ये तो बस ऐसे ही कह रहा था, और सामने दिखाया जाता है कोल माइन होता है जो कि वहीं पे मौजूद था। अब उस कुत्ते के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है और कहते हैं कि हाँ ये डिवाइन माइट कह रहा था, यहाँ पे ये बहुत ही मस्कुलिन है, तुम क्या ही समझते हो। अब यान फ्रेंड भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि देखो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही बड़े कुत्ते हो, छोटे हो जाओ ना बच्चे, यहाँ पे कई सारे म्यूटेंट बीस्ट हैं जो कि यहाँ पे तुम्हें देख कर पकड़ लेंगे कि तुम्हें वो अपना पालतू कुत्ता भी बना सकते हैं। जिसको सुनकर तो उसे और गुस्सा आ जाता है और कहता है जाओ भाड़ में जाओ, तुम मरने के ही काबिल हो, और वो वहाँ से उसे काटने लगता है। जिसको देखकर वो कहता है कि देखो ठीक है ऐसी बात नहीं, और तुम फिर से फाइट करने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो एक ओएसिस प्लेस में आ जाते हैं जहाँ पे कल्टिवेटर्स अक्सर पास किया जाते हैं, मतलब वो उस माइन से फाइनली बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे फाइनली वहाँ पे रहते हैं। अब देखो जितने भी कल्टीवेटर्स पास होते हैं तो यनफन की बातें सच में सच हो जाती हैं, मतलब जितने कल्टीवेटर्स होते हैं वो सभी उसी ब्लैक डॉगी की तरफ देखने लगते हैं, और देखकर सबके मन में एक लालच आती है कि ये इसे पालतू कुत्ता बना लो तो यार क्या ही मज़े मज़े हैं, अपने मज़े ही हो जाएंगी। और यहाँ पे सच में ये कुत्ता बहुत ही मस्कुलर था, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे क्या होने वाला है और आगे का सिलसिला कैसा चलने वाला है। देखो तुम लोग सपोर्ट दिखाओ तभी मैं ज़्यादा एपिसोड्स और ज़्यादा लंबे वीडियोस को ले आ पाऊँगा। तब तक के लिए बाय।